पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस फेज, तो वही यहाँ पर अप्लाई होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस फेज आपको अप्लाई करना है, ठीक है, और उसके बेसिस पर ही आंसर आएगा। तो शुरू हो जाओ फटाफट से और आंसर करके दो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस फेज पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो प्रेशर से वैसे ही पता चल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं इसका फिजिकल स्टेट मेंशन कर देता हूँ। ये लो, अब करो। राम राम जी आकाश, अब करो सॉल्व और आंसर बताओ फटाफट से कितना आने वाला है इसका। जी दीदी, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ। योशित गलत आंसर है। चलो भाई, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं क्या करना था। तो पहले तो ये कि यहाँ पर वही 2 pi माइनस पी टी अगर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो गड़बड़ होगी। तो पहले क्वेश्चन को देखो, यहाँ क्या लिखा है, 2 moles of N2O5 gaseous gives 2 moles of NO2 gaseous और साथ में यहाँ पर आएगा O2 gaseous, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, जब आप रिएक्शन के स्टार्टिंग में बात कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर अगर मान लो PA है, ठीक है, मैंने प्रेशर को कितना माना, PA माना। इनफैक्ट इसकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है, 0.5 दे रखी है। तो ये हो जाएगा, PA को हटा दो, सीधा सीधा 0.5 कर दो, ठीक है। ये प्रेशर दे रखा है और ये दोनों तो बने ही नहीं है, ठीक है। जब कुछ T सेकेंड्स निकल गए, और T सेकेंड भी गिवन है हमारे पास 100 सेकेंड, ठीक है, तो T की वैल्यू भी गिवन है 100 सेकेंड। तो जब T सेकेंड निकल गए, तो यहाँ से अगर ये 0.5 माइनस 2x होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल है, और ये हो जाएगा x, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इतना करने के बाद P टोटल निकालोगे। तो P टोटल का फॉर्मूला तो बताया था मैंने, PA प्लस PB प्लस PC, है ना। तो इसको अगर मैं कह देता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ कि भाई ये A हो गया, ठीक है, रिएक्टेंट, ये B हो गया, और ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, C हो गया। तो रख दो वैल्यू, तो कितना आ गया, 0.5 माइनस 2x, ठीक है। PB कितना आ गया, 2x, और यहाँ पर कितना आ गया, ये x, ठीक है। सबको उठाकर इक्वेट कर दिया, और ये किसके बराबर चल रहा है, P टोटल के। -2x से प्लस का 2x काट डाला, P टोटल इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 0.5
प्लस एक्स, और यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा, पी टोटल माइनस 0.5, ठीक है, कुछ ऐसा ही बनेगा। और अब यहाँ से मुझे चाहिए इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O5, ठीक है, इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O5 चाहिए। N2O5 का प्रेशर भाई कितना, इनिशियल नहीं फाइनल प्रेशर चाहिए, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है उसमें फाइनली तो रखा जाएगा। तो ये कितना बन रहा है तुम्हारा 0.5 माइनस 2x, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 0.5, और x की वैल्यू कितनी है यहाँ रख दो, 2 टाइम्स ऑफ p टोटल माइनस 0.5, ठीक है। अब इसको अगर थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो क्या बनेगा, ये 0.5 माइनस 2pt प्लस 1, ठीक है, मतलब 1.5 माइनस 2p टोटल हो गया, ठीक है, ये एक बात हो गई। अब प्रेशर अगर निकालना है N2O5 का, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, जो p टोटल की वैल्यू गिवन है स्टार्टिंग में, कितनी दे रखी है वैल्यू, ये वैल्यू दे रखी है 0.512, ये रही, ठीक है, उसको उठा के यहाँ सब्सटीट्यूट करो, तो ये बन गया 1.5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0.512, ठीक है, और 1.5 इसको कितना आएगा सॉल्व करके, मेरे ख्याल से ये आएगा 1024, 1.024 शायद बनना चाहिए, देख लो एक बार चेक करके कितना बन रहा है, बट मेरे ख्याल से शायद यही बनेगा, और इस पूरे को सॉल्व करके आएगा 0.476 ATM, ठीक है, ये भाई एक बात हो गई। अब फाइनली इक्वेशन क्या होती है, k इज इक्वल्स टू 2.303 बाय टी लॉग पी नॉट, मतलब पी आई अपॉन, क्या बोलते हैं, फाइनल प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर लिख लूं मैं यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा लेट्स से इनिशियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन फाइनल प्रेशर ऑफ ए, यही फॉर्मूला होता है। तो ये क्या बनेगा 2.303 बाई टी लॉग, इनिशियल प्रेशर कितना है 0.5, फाइनल प्रेशर कितना आ रहा है 0.476, तो 0.476, टाइम कितना लगा है 0.5 से 0.476 पहुंचने में, इसमें लगे 100 सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रख दिया टाइम को 100 सेकेंड, लॉग 0.5 बाय 0.476 इक्वल्स टू के, इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके मुझे वैल्यू बताओ कितनी आएगी, ठीक है, लॉग की वैल्यू रुको जरा देखनी पड़ेगी, तो लॉग 0.5 ये दे रखा है, माइनस का 0.3010, दूसरा क्या है लॉग 0.476, इसकी वैल्यू दे रखी है माइनस का 0.322, ठीक है, तो यहाँ पर रख दो वैल्यूज को उठा के, k इज इक्वल्स टू 2.303 बाय 100 इंटू लॉग 0.5 मतलब माइनस 0.3010 माइनस ऑफ माइनस 0.322, ठीक है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा k इज इक्वल्स टू 2.303 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3.22, हाँ 2239 है वैसे, चलो इतना ही ठीक है, माइनस 0.301, ठीक है, 322 में से अगर एक को माइनस करूंगा मैं 21 बचेगा शायद, ठीक है, तो k इज इक्वल टू वेट 0.322, ठीक है, तो ये कितना आएगा 2.303 बाय 100 इंटू 0.21, इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करके जो आंसर आना चाहिए वो आंसर होगा 0.04000498 सेकेंड इनवर्स, ठीक है, बताओ भाई इतना आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो, और मल्टीप्लाई करके तुमको ये आंसर मिलेगा k इज इक्वल्स टू 0.000498, ठीक है, तो ये करना था इस क्वेश्चन में, कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है, समझ में आ गया तो बताओ ताकि मैं आगे बढ़ूं फटाफट। तो योशित जो तुम्हारा आंसर है बस वो डबल कर दो, आंसर आ जाएगा सही।
बताओ भाई बच्चों, कोई डाउट है इसमें? तो नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, जल्दी बताओ। ये एक क्वेश्चन जरा और करके दो मुझे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर पे हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया था, ठीक है? तो ये क्वेश्चन तुम लोग और करके दे रहे हो मुझे, ये क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाइड्रोलिसिस है एस्टर का, ठीक है? तो टाइम दे रखा है 0, 30, 60 और 90 सेकेंड्स, ठीक है? और यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है एस्टर का, ठीक है, मोल पर लीटर में, वो है 0.55 मोल पर लीटर, मतलब मोलर। ये दे रखा है 0.31 मोलर, ये दे रखा है 0.71 वेट 17 0.17 मोलर, और यहाँ दे रखा है 0.085 मोलर, ठीक है? ये वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये सबसे पहली चीज पूछ रहा है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बता दो बिटवीन टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड्स, ठीक है? एक तो ये बता दो, ठीक है? दूसरा है कैलकुलेट करके दो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, ठीक है? चलो भाई शुरू हो जाओ और फटाफट से इसका आंसर करके दो। एक जनरल रिएक्शन लिख देता हूं मैं, ऑल तो जरूरत तो नहीं है उसकी। एस्टर ने वाटर से रिएक्ट किया, ठीक है? और रिएक्ट करके यहाँ पर क्या बना दिया, एसिड और अल्कोहल बना दिया, ठीक है? तो ये आपका क्या बोलते हैं, रिएक्शन है। अब जल्दी से मुझे इसका आंसर दो, दो क्वेश्चन है, दोनों का फटाफट से आंसर करो और जल्दी करना थोड़ा। अगर गलत आंसर है ये नेगेटिव तुमने क्यों लगाया भाई, ये समझ नहीं आया मुझे। नेगेटिव हटा दो, आंसर ठीक हो जाएगा पहले वाले का। चलो भाई सॉल्व कर रहा हूँ मैं पहला क्वेश्चन। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर
अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को देखूं, ठीक है, तो ये कह रहा है कि 30 से 60 सेकंड के बीच में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना है एवरेज, तो ये होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ए बोले तो रिएक्टेंट, या चलो कैपिटल आर ही कर लो, ठीक है, आर अपॉन डेल्टा टी। और ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं वैल्यू रहती है, ये कैसी रहती है, ये रहती है नेगेटिव, ठीक है। तो आर इज इक्वल्स टू नेगेटिव डेल्टा आर बाई डेल्टा टी होता है, ठीक है। अब 30 से 60 सेकंड के बीच की बात हो रही है, इसके बीच की बात हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको ए नॉट मान लो, तो इसको क्या मानोगे, ए वन मानोगे, या फाइनल माइनस इनिशियल लिखना पड़ेगा, जैसे ठीक लगे। तो नेगेटिव बाहर है, फाइनल क्या है भाई 0.17, ठीक है। नेगेटिव तो फॉर्मूला के बाहर है ही ना, तो उसको वहीं रखो। इधर आओ जरा, ये क्या हो जाएगा -0.31, ठीक है। टाइम क्या है फाइनल माइनस इनिशियल, तो 60 में से 30 माइनस होगा, 30 बचेगा। अब जब ये नेगेटिव अंदर जाएगा, क्योंकि टाइम के साथ क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती है, तो नेगेटिव साइन लगाना जरूरी था। तुम्हारा आंसर आकाश गलत इसलिए क्योंकि तुमने वो नेगेटिव लगाया ही नहीं वहां पर। तो ये कितना बनेगा, 17 में से 31 गया तो कितना बचा, 14 बचेगा। तो ये हो जाएगा 0.14 डिवाइडेड बाय कितना, मेरे ख्याल से 30, कुछ ऐसा ही बनेगा, है ना। यही तो बन रहा होगा, रुको जरा एक मिनट, वैल्यू सही सब्सटीट्यूट किया मैंने, मतलब सही, मतलब यही वैल्यूज गिवन है ना, हाँ ठीक तो है। तो इसके बाद में इसको सॉल्व कर लो और सॉल्व करके आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 4.67 या 68 इंटू 10⁻³ रेट है, तो क्या बनेगा मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये भाई आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक है। अब सेकंड केस पर आ जाओ। सेकंड केस में क्या है, आपको 3 अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जब तुमसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट मांगा गया है, तो क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पर एवरेज पहले निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनना भाई, जैसे इस सेट को मैंने बोल दिया K1, ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकाल ली मैंने K2 की, और यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ सपोज K3 की। तो स्यूडो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, K कैसे निकलेगा, एवरेज ऑफ दीज रेट कांस्टेंट। तो K1 K2 और K3 डिवाइडेड बाय 3 करो, तब तुम्हारा आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। मैं 3 इक्वेशंस बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उनको सॉल्व करने में टाइम खराब होगा, तुम उसे सॉल्व करोगे। तो K1 केस के लिए वो कहता है कि भाई जो टाइम लगा 0 से 30 सेकंड लगा, तो 2.303 बाय 0 से 30 बोले तो 30 सेकंड, लॉग ए नॉट कितना दे रखा है, ए नॉट रुकना जरा, ए नॉट है 0.55, तो ए नॉट बाय ए, और ए कितना है भाई 0.31। ये क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से K1 निकलेगा। K2 पर आ जाओ, 2.303, 30 से 60 जा रहे हैं, टाइम फिर से 30 सेकंड का, लॉग A1 क्या बन जाएगा 0.31, ठीक है। ए नॉट क्या बन जाएगा 0.31, A1 क्या होगा 0.17, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। K3 पर आ जाओ, K3 क्या होगा 2.303 बाय 30, क्योंकि 60 से 90 जा रहे हो इस बार, लॉग 0.17 डिवाइडेड बाय 0.085, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई तुम्हारी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई, यहाँ से 3 रेट कांस्टेंट निकालोगे, ठीक है। और जब 3 रेट कांस्टेंट निकल आएंगे तो उनका एवरेज निकाल लो, ठीक है, और एवरेज निकाल के तुमको फाइनल तुम्हारा रेट कांस्टेंट मिल जाएगा। तो K वुड बी K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाय कितना 3, क्योंकि एवरेज चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं इसमें कोई डिफिकल्टी आनी चाहिए थी आप लोगों को, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर को मैं करूंगा खत्म, ठीक है। और फिर शायद मोस्ट प्रोबेबली मैं यहाँ से, मोस्ट प्रोबेबली क्या, हाँ सीधा अब मैं ऑर्गेनिक पे जंप करूंगा, यहाँ से सीधा ऑर्गेनिक जाऊंगा मैं, उसकी बात करूंगा। और एक सेकंड रुको जरा, सरफेस में योशित क्या रिवीजन लोगे, सरफेस तो खुद रीड करके भी हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पार्ट ऑर्गेनिक है, उसकी जरा थोड़ी सी बात करूंगा मैं पहले, चैप्टर 10 से स्टार्ट करूंगा मैं। एक सेकंड, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो तुम लोगों को करना है, बायोमोलिक्यूल की रिवीजन। बायोमोलिक्यूल बेटा अभी खत्म किया है कुछ दिनों पहले, उसकी क्या इतनी जल्दी उसकी रिवीजन, पहले खुद तो पढ़ लो उसको ठीक से। वहां गया,
तुम्हारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं भाई, सबसे पहले उनको खत्म करूंगा। बायोमोलिक्यूल सरफेस ये कोई चैप्टर नहीं है, मतलब मेरे कहने का मतलब चैप्टर तो है, लेकिन ये चैप्टर ऐसे हैं जिनको तुम खुद भी रीड करके कर सकते हो, लेकिन इनके चक्कर में ऑर्गेनिक वगैरह पीछे नहीं छोड़ने वाला मैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले उस पर ध्यान दूंगा मैं। ओहो, 6 मार्क्स का आता है अग्री, लेकिन ये चैप्टर ऐसे हैं बेटा जो खुद प्रिपरेशन से किए जा सकते हैं। ऑर्गेनिक पूरा का पूरा 22-23 नंबर का है। अगर मैं चैप्टर 10 to 13 की बात करूं तो 6 नंबर के चक्कर में इतना बड़ा पोर्शन थोड़ी छोड़ दूंगा मैं। आज से जस्ट पहले ढूंढ के बैठा था वो क्वेश्चन, मैं तुम लोगों को कराऊंगा आज। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। ये लो भाई, ये क्वेश्चन जरा करके दो। शायद मैंने ये पहले भी कराया होगा, ठीक है, नहीं कराया तो कोई नहीं। एक रिएक्शन गिवन है, ये रिएक्शन दे रखा है A+B गिव्स C, ठीक है। अब ये क्या कहता है, रेट इंक्रीजेज 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब पता है ना, वर्ड हो सकता है देखने को मिल जाए क्वाड्रपल्स, ठीक है। इसका जरा मतलब याद कर लेना। इफ कॉन्सेंट्रेशन A is kept constant while concentration B is doubled, ठीक है, रेट increases 32 times if concentration A doubled and concentration B is also doubled, ठीक है। फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और सीधा सीधा ऑर्डर नहीं चाहिए मुझे, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए बताओगे, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी बताओगे, और फिर ओवरऑल ऑर्डर बताओगे रिएक्शन का, ठीक है। चलो भाई बताओ आंसर कितना आता है। जल्दी बताओ भाई कितना आंसर आ रहा है। भव्य गलत आंसर है। हाँ नहीं नहीं नहीं, अब ठीक है, अब ठीक है, पहले गलत था। एक ही बच्चे का आंसर आया अभी तक भाई, बाकी क्या कर रहे हैं, जल्दी आंसर करो।
चलो भाई, ठीक है। अभी तक सिर्फ दो ही बच्चों ने आंसर किया है और दोनों का आंसर काफी हद तक करेक्ट है। और बहुत ही ज्यादा टाइम दे दिया मैंने इस क्वेश्चन के लिए, इतने टाइम की जरूरत थी नहीं वैसे। ठीक है, मुझे लगा था इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी करेंगे, बट पता नहीं क्या आंसर ही नहीं करना होता। मैं समझ नहीं आता, सोते रहते हो क्या कर रहे हो? इससे बढ़िया कुछ बैठ के अलग से ही पढ़ लो, जब यहाँ आंसर ही नहीं करना है तुम लोगों ने तो। खैर, पहली इक्वेशन, रेट इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ए टू द पावर एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन बी टू द पावर वाई। इसको लेट से मैंने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। ठीक है, अब केस वन में ये कहता है कि भाई आपने क्या करा, अगर आप रेट को 4 टाइम कर देते हो, रेट 4 टाइम हो जाता है इफ ए इज कांस्टेंट। ठीक है, आर भाई 4R बन जाता है। ठीक है, अगर आप ए को तो कांस्टेंट रखो, ठीक है, लेकिन बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दो तो 2B की पावर वाई हो जाएगा ये। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया। अब ये कहता है कि रेट 32 टाइम्स हो जाता है अगर आप क्या बोलते हैं ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दो, ठीक है, और बी की कॉन्सेंट्रेशन को भी डबल कर दो, तो ये 2B की पावर क्या बोलते हैं वाई बन गया। तो यहां से बहुत इजी है वैसे तो कंपेयर करना, कुछ नहीं करना था, 3 इक्वेशन मिली है अलग अलग। ठीक है, सिंपली इनको डिवाइड करके आंसर निकल आता और कुछ भी नहीं था। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ही डिवाइड कर दूं सिंपली, इफ आई डिवाइड 1 by 2 तो R by 4R इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन A to the power X into B to the power Y, ये बनेगा अपॉन K कॉन्सेंट्रेशन A to the power X into 2B पावर होल वाई। के से के कैंसिल, ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स कैंसिल, आर से आर कैंसिल। सो 1/4 इज इक्वल्स टू बी अपॉन 2B, बी अपॉन 2B होल पावर वाई। बी से बी काट डाला, सो 1/4 इज इक्वल्स टू 1/2 होल पावर वाई। सो फ्रॉम दिस वी कैन क्लियरली सी दैट वाई इज 2। तो यहां से जो वैल्यू मिल रही है y की वो कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्या बोलते हैं, b निकल आया 2। अब एक बार अगर 2 निकल आया तो कुछ नहीं करना। अब मैं एक काम करता हूं, तो कोई भी इक्वेशन उठा लो, क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं 2 and 3 को, तो 2 and 3 को डिवाइड करके देख लेते हैं। ऊपर लिखा है 4R, यहां आएगा 32R इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन A टू द पावर X 2B होल पावर y अपॉन k 2B होल पावर 2a होल पावर x इंटू 2B होल पावर y। r से r कैंसिल, ये 1 टाइम हो गया, ये आपका 8 बार हो गया। k से k कैंसिल कर दिया, और उसके बाद में यहाँ क्या बनेगा, 1/8 इज इक्वल्स टू a अपॉन 2a होल पावर x इंटू, अच्छा 2B से 2B तो कट ही गया ना, इसको लिखने की क्या जरूरत है, हटाओ इसको। अब यहाँ पर a से a कैंसिल कर दिया, सो 1/8 इज इक्वल्स टू 1/2 पावर x, तो यहाँ से 1/2 पावर 3 इज इक्वल्स टू 1/2 पावर x। सो वी कैन क्लियरली सी दैट x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। लो भाई, ये भी हो गया। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी निकाल लिया हमने। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, तो ऑर्डर आ जाएगा 5। तो ऑर्डर 5 रिएक्शन है ये। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब मेरे ख्याल से आई गेस कोई भी टाइप नहीं छोड़ा है मैंने जो तुम्हें ना कराया हो। ठीक है, सारा करा दिया है। ठीक है, कुछ और बचा नहीं है मेरे पास बताने के लिए, सब कुछ तुम्हारा हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, और प्रीवियस पेज लो भाई, प्रीवियस पेज
और मैं फिर बोल रहा हूँ, आज ही हर हालत में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो सॉल्व, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। जितना जल्दी हो सके खत्म करो। और तुम में से तो बहुत सारे बच्चों के शायद प्री बोर्ड एग्जाम भी स्टार्ट हो चुके होंगे, या हो सकता है चल रहे हो। तो चलो भाई, इतना अगर क्लियर होता है तो स्टार्ट करते हैं कुछ रिएक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ठीक है। और सबसे पहले जो मैं बात शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अमाइंस चैप्टर की ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना, पॉसिबल है बुक सामने रख लो, ठीक है। कुछ रिएक्शंस बता रहा हूँ, ये रिएक्शन हर बच्चे को अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तुम्हारे स्कूल वाले और इवन सीबीएसई तक क्लेम कर रहा है कि भाई नहीं जी नहीं, हमने ये पार्ट हटा दिया है। कौन सा पार्ट है ये? डाइजोनियम सॉल्ट वाला। लेकिन बच्चों के प्री बोर्ड्स में डायरेक्ट क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं डाइजोनियम सॉल्ट से। तो सबसे पहली चीज तो ये कि एनिलिन का रिएक्शन अगर मैं कराऊंगा, ठीक है, NaNO2HCl से, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अगर मेरे पास एनिलिन गिवन है और इसका रिएक्शन में NaNO2HCl से अगर कराता हूँ, ठीक है। और एक बात और सुन लो बच्चों, रिवीजन चल रही है, टाइम बहुत कम है, तो अभी मेरे से प्लीज एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम खराब हुआ है मेरा, ठीक है। इन चक्करों में कि इसका मैकेनिज्म बता दो, उस रिएक्शन का मैकेनिज्म बता दो, जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगेन, तुम लोगों को इंटरेस्ट था, तुम में से कुछ बच्चों को एक्चुअली इंटरेस्ट था, तो मैंने मना नहीं किया, ठीक है, उस टाइम पर कि भाई तुमने जो बोला वो मैं बताता चला गया कि ये लो इसका मैकेनिज्म देख लो, उसका मैकेनिज्म देख लो। लेकिन प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि अब मैं कोई भी फालतू रिएक्शन का मैकेनिज्म बताऊंगा। अभी क्लियर कर देता हूं, ठीक है। मैं किसी भी अननेसेसरी मैकेनिज्म में नहीं जाने वाला, ठीक है, जो पेपर में नहीं आता। तो उसकी मेरे से बात मत करना, मेरे से एक्सपेक्ट मत करना। रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म जो पूछा नहीं जाता, अगर देखना हो भाई जाके वहां ढूंढ लेना उसको, मैं यहाँ टाइम खराब नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत टाइम वेस्ट करा है ऑर्गेनिक पे तुम में से क्या बोलते हैं कुछ बच्चों के चक्कर में, ठीक है, कि भाई ये मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म। अब नहीं बताऊंगा मैं ये सब, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर बात करते हैं एनिलिन की। तो एनिलिन का जब रिएक्शन हम करते हैं NaNO2HCl से, तो यहां से क्या बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, ठीक है। इस रिएक्शन को मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर से सुन लो। इस रिएक्शन का नाम होता है डाइजोटाइजेशन, ठीक है। इसको कहते हैं डाइजोटाइजेशन, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। और मैं उस टाइम पे भी बोल रहा था, दोबारा बोलूंगा कि ये रिएक्शन तो ऐसे रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है, कि भाई नींद में भी कोई पूछ ले NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो तुरंत बोलो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, ठीक है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, जिसको हम डाइजोनियम सॉल्ट बोल देते हैं, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। द सेम रिएक्शन, सेम डाइजोनियम सॉल्ट बनाया जा सकता है अगर आपने NaNO2HCl की जगह पर HNO2 ऐड कर दिया एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो ये भी आपका क्या बोलते हैं N2+ और Cl- आपको बनाकर देता है, ठीक है। एक बात तो भाई ये याद रखना है यहाँ से, ठीक है। लो भाई, तो ये सेम रिएक्शन है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब इसके बाद में क्या है कि भाई मान लो आपने डाइजोनियम सॉल्ट लिया N2+Cl-, ठीक है। और इसका रिएक्शन अगर मैं करा देता हूं यहां पर CuX से, ठीक है, मैंने इसका रिएक्शन करा दिया। सपोज Cu, एक मिनट रुको जरा, हाँ, मैंने रिएक्शन करा दिया CuCl से इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये आपको क्लोरो बेंजीन बनाकर देगा, ठीक है। मैं अगर इसका रिएक्शन करा देता हूँ CuBr से इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो ये ब्रोमो बेंजीन बनाकर देगा। उस टाइम पर भी बोला था डाइजोनियम सॉल्ट इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कि भाई इसको आप क्या बोलते, जब तुम इसको हीट करोगे तो हीट करके आपको क्या बना के देता है, फ्लोरोबेंजीन, है ना, ये बना के देगा फ्लोरोबेंजीन। उस टाइम पर भी बताया था कि इसको बाल्ज शिमन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूं, और मैंने इस चीज में इसी रिएक्शन में एक चीज और बताई थी कि अगर इस सेम रिएक्शन में आप क्या करते हो, इसको अगर हीट कर देते हो, मतलब बाल शिमन रिएक्शन तो फ्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन होगी, लेकिन अगर आपने यहाँ पर NaNO2 ऐड कर दिया
कॉपर और इसको हीट करते हो तो ये आपको नाइट्रोबेंजीन बनाकर दे सकता है। ठीक है, ये क्या कर देता है, ये नाइट्रोबेंजीन बनाकर दे देता है। तो ये एक बात हो गई। ठीक है, इसके बाद में तो चारों हमारे हेलोबेंजीन बन चुके हैं। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन बन गया। अब देखो, अगर यहां पर मैं ऐड कर देता हूं H3PO2, ठीक है, H3PO2 ऐड करने से क्या देता है भाई, ये बनाकर देता है बेंजीन रिंग। ठीक है, एक ये बात हो गई। अगर मैंने यहाँ पर क्या बोलते हैं ऐड कर दिया इथेनॉल C2H5OH, तो ये क्या बना के देता है, तो भी ये बनाकर देता है बेंजीन रिंग। ठीक है, और अगर आपने क्या बोलते हैं यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट में वाटर ऐड कर दिया, थोड़ा सा वार्म वाटर, ठीक है, तो ये क्या बना देता है, ये भाई बना देता है फिनॉल। ठीक है, यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा फिनॉल। ठीक है ना, ये एक बात हो गई। तो कहीं पे कुछ मिसिंग हो, कहीं पे लगे कुछ गड़बड़ हो रही है तो बता देना मुझे। ठीक है, ये एक बात हो गई। आई गेस एक रिएक्शन और है यहाँ पर। अगर आपने क्या बोलते हैं ये डाइल्यूट नाइट्रिक सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया अगर रूम टेम्परेचर पे, तो भी ये आपको फिनॉल बना कर देता है। ठीक है, तो भी ये क्या कर देता है, ये भाई फिनॉल बना कर दे देता है। तो ये एक बात हो गई। अब यहाँ पर एक छोटा सा रिएक्शन क्या बोलते हैं जो रह गया, वो ये वैसे तो पूरा पेज ही भर गया। ठीक है, तो अगले पेज पे कुछ और रिएक्शन लिख दूंगा, लेकिन अभी के लिए ये मैंने आपको 12th चैप्टर में भी बताया था, यहां पर भी काम आएगा। अगर आपने हाइड्रोलिसिस किया साइनोबेंजीन का इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वो भी एक्सेस में, तो ये इट विल फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, benzoic acid basically, and if water is in limited amount, then amide is formed, benzamide is formed, and if it is reacted with hydrogen in the presence of nickel, then amine is formed. ठीक है, ये आपका CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, याद होने चाहिए। अब ये तो एक बात होगी। एक छोटा सा पोर्शन जो रह गया वो अगली स्लाइड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट को चारों तरफ से कवर कर लिया, कहीं जगह नहीं बची बताने के लिए। ठीक है, तो एक लास्ट पार्ट ये है कि भाई आपने अगर डाइजोनियम सॉल्ट लिया N2+Cl-, ठीक है, और इसका सपोज मैं रिएक्शन करा देता हूं कॉपर से इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, तो यहाँ क्या बनता है भाई, ये आपका क्लोरोबेंजीन बनाकर देगा। ठीक है, और अगर मैंने क्या बोलते हैं इसका रिएक्शन करा दिया कॉपर से ही इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो ये तुम्हारा ब्रोमोबेंजीन बनाकर देगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इन रिएक्शंस की बेसिकली हेडिंग ये रहती है, अगर नोट्स वगैरह लेकर बैठे हो, अभी तो शायद नहीं लेके बैठे होगे, लेकिन फिर भी ये होते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ये बेसिकली रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ नाइट्रोजन एटम होता है। इन रिएक्शंस में क्या होता है, जो भी आपके सामने लिखे हुए हैं अभी, कि भाई इन सभी में ये जो तुम्हारा नाइट्रोजन और बेंजीन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, देख लो, जब तक वो बॉन्ड टूटेगा नहीं, नया कंपाउंड नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये ऐसे रिएक्शन है जहां पर आपका जो नाइट्रोजन है इसके साथ में बॉन्ड पक्का टूटता ही टूटता है। ठीक है, एक बात ये हो गई। अब आगे आ जाओ जरा। नेक्स्ट है जहां पर आपका ये बॉन्ड रिटेन करेगा, इस बार क्लोरीन निकलेगा। ठीक है, जिसको हम कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। और कपलिंग रिएक्शन बेसिकली ये भी मान के चलो, ये आपका टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड एनिलिन भी हो सकता है। ठीक है, फिनॉल और एनिलिन का रिएक्शन जब आप डाइजोनियम सॉल्ट से करते हो तो देखो भाई क्या होगा। ठीक है, ये पहले भी बताया था मैंने, ऐसे करके लिख लिया इसको, बेंजीन रिंग, इस पर लगा दिया ये तुम्हारा N2+Cl-। ठीक है, और सामने यहां पर भाई मैंने रख दिया फिनॉल। ठीक है, तो फिनॉल का OH एज इट इज रहेगा, लेकिन ये H क्या बोलते हैं यहां से रिमूव हो जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है,
और जब ये रिमूव होगा तो ये एजो डाई फॉर्म करेगा, ठीक है। और फिनॉल के केस में ये जो एजो डाई यहाँ पर बनती है, ये एजो डाई आपकी होती है ऑरेंज कलर की, ठीक है, ऑरेंज कलर डाई। तो ये ऑरेंज कलर जो बनता है यहाँ पर, ऑरेंज कलर डाई जो बनती है, वो ये कंफर्म कर देता है, ये कंफर्म कर देता है कि यहाँ पर फिनॉल प्रेजेंट था, ठीक है। एक बात ये हो गई, तो फिनॉल, ठीक है, और HCl बाहर निकल गया, जिससे कंफर्म हो गया कि यहाँ पर क्या बोलते हैं भाई, फिनॉल था, ठीक है। तो ये एक टेस्ट हो गया। दूसरा क्या बताया था मैंने आपको कि अगर आपने ये फिनॉल ही लिया और आज ही जाकर क्लास के बाद पढ़ लेना ये रिएक्शन, पूरा का पूरा चैप्टर निपट जाएगा, ठीक है। मतलब कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम रिएक्शन अभी कवर कर लूं, लेकिन पढ़ते जाना साथ ही साथ, नहीं तो अलग बैठ के अपने आप जब रिवीजन करोगे ना, टाइम बहुत खराब होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो ये आज ही अभी अभी जो पढ़ रहे हो, आज ही हर हालत में सोने से पहले, क्योंकि बोलो सर इसके बाद क्लास है एंड ऑल, ठीक है, कुछ और काम करना है, जो भी करना है, लेकिन सोने से पहले आज ये खत्म होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से फिर HCl उड़ा दो, ठीक है। और जब यहाँ से HCl निकालेंगे तो फिर से दोनों बेंजीन रिंग्स आपस में कंबाइन हो जाएंगी, ठीक है, और ये फिर से तुम्हारा एजोडाई बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो कलर आता है इसका एनिलिन का, ये कलर भाई आता है येलो, ठीक है। तो जब डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन तुमने क्या बोलते हैं करके दिया एनिलिन के साथ में, तो भाई कलर आया येलो। और जब आपने क्या बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन किया फिनॉल के साथ में, तो कलर आया ऑरेंज, ठीक है। तो भाई क्लियरली ये रिएक्शंस यूज हो सकते हैं आपका क्या बोलते हैं फिनॉल और एनिलिन को डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। कपलिंग का काम अभी यहाँ पर खत्म नहीं होता, अभी एक स्टेप और है, स्टेप नहीं, एक छोटा सा पार्ट और है, वो भी बताऊंगा। लेकिन एक बात और सुन लो बच्चों ध्यान से, जितना थोड़ी बहुत मेरी नॉलेज कहती है ना, अगर कोई रिएक्शन मान लो आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, और तुम उसे लिख कर आ जाते हो, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हारे नंबर काटेगा, ठीक है। तो अगर कोई बात समझ में ना आए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं नोट कर लेना, लिख लेना, ठीक है, छोड़ना मत। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट केस यहाँ पर अब तुम्हारा आता है, नेक्स्ट केस अब तुम्हारा यहाँ पर आता है, ठीक है, इसकी बात करते हैं। कपलिंग की जो मैं बात कर रहा था, ठीक है, कपलिंग रिएक्शन जो होता है तुम्हारा, क्या हो गया, एक मिनट रुकना जरा। हाँ, इस कपलिंग रिएक्शन के बारे में जो बात कर रहा था मैं, वो देखो, दिस कपलिंग रिएक्शन कैन ऑल्सो बी used to distinguish between primary aliphatic amine and primary aromatic amine। और ये प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन और एरोमेटिक अमाइन की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है एनिलिन की, ठीक है। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन जहां मैं लिख दूं, समझ जाना मैं एनिलिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो होता क्या है कि रिएक्शन सीधा तो नहीं है, लेकिन अब है क्या जरा वही समझ लो। आपके पास मान लो एक प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है, ठीक है, और आपने क्या करा, इसका रिएक्शन वही NaNO2HCl से कर दिया, ठीक है, और इसको नाइट्रस एसिड टेस्ट भी कह देते हैं, ठीक है। तो इसको हटा लो जरा, HNO2 ही डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने HNO2 से क्या बोलते हैं इसका रिएक्शन कर दिया, और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस तो रहेगा ही तुम्हारा। तो ये क्या करता है, ये बनाकर देता है RN2+Cl-, ठीक है, मतलब एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बना के देता है। और ये जो तुम्हारा एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट जो रहेगा, ठीक है, ये होता है तुम्हारा क्या बोलते हैं अनस्टेबल, ठीक है, ये तुम्हारा अनस्टेबल होता है। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, जब आप HNO2 के साथ इसका रिएक्शन कर रहे हो, अनस्टेबल आपने एरोमेटिक अमाइन बना लिया, जो थोड़ा सा भी अगर इसको ट्रेसेस ऑफ वाटर भी मिल गए ना, तो ये खुद को एल्कोहल में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। और वहीं पर अगर तुमने क्या बोलते हैं यहाँ रखा होता है एनिलिन, ठीक है,
और एनिलिन का रिएक्शन अगर तुम नाइट्रस एसिड से कर दोगे, ठीक है, नाइट्रस एसिड से कर दोगे HNO2 से, ठीक है, 0 to 5, तो यहां पर क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। और ये डाइजोनियम सॉल्ट क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, तो ये कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल निकलेगा, ये अपनी जगह पर भाई अच्छा खासा टिकेगा, ठीक है। ये तुम्हारा डाइजोनियम सॉल्ट हो गया, ठीक है। आफ्टर दिस अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर क्या होगा कि आपने अगर इसमें कपलिंग किया, कपलिंग बोले तो अगर आपने इसका रिएक्शन फिनॉल से या एनिलिन से करा दिया, तो ये आपको कलर्ड डाई बना के देता है, ठीक है। जबकि ROH और अल्कोहल के केस में यहां पर तो कपलिंग पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक और कपलिंग रिएक्शन के बेसिस पे डिफरेंशिएशन है, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है, भूलना मत। और बताओ अगर और कोई परेशानी है, और अगर नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो ये एक और बात हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, बट बिफोर दैट एक सेकंड देना जरा मुझे। चलो आगे आ जाओ। यहां तक अगर क्लियर हो गया, कपलिंग तक अगर क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। और अब हम यहाँ से बात करेंगे, किस रिएक्शन की बात करें, हाँ, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन की बात होगी। ये रिएक्शन भी क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, टेस्ट है ये भी, ठीक है। और ये क्या करता है, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमाइन फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस। तो प्राइमरी अमाइन को सेकेंडरी और टर्शरी से डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन को शायद आप लोगों को याद हो, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते थे, है ना। इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आइसोसाइनो कंपाउंड बनेगा। तो सपोज मेरे पास एक प्राइमरी अमाइन है RNH2, ठीक है, और इसका रिएक्शन मैंने कर दिया NaNO2HCl से, ठीक है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो NaNO2HCl, ठीक है, वेट वेट वेट, ये क्या कर रहा हूं मैं, CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH, ठीक है। ये यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको अब हीट करते हैं जब एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, तो ये तुमको आइसोसाइनाइड बना के देता है RNC, ठीक है। और ये जो RNC यहाँ पर तुम्हारा बनेगा, ठीक है, ये भाई फाउल स्मेल रखता है, ठीक है, इसमें आती है फाउल स्मेल, ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये फाउल स्मेल कंफर्म कर देता है कि यहाँ पर प्राइमरी अमाइन था। क्यों? क्योंकि आइसोसाइनाइड बनाने के लिए, ठीक है, फाउल स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड बनाने के लिए भाई प्राइमरी अमाइन ही चाहिए, सेकेंडरी और टर्शरी से ये नहीं बन सकता। एक बात और सुन लो जरा, जो तुम्हारा एनिलिन होता है, ठीक है, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन, ठीक है, ये भी क्या बोलते हैं, इस टेस्ट को देता है। तो अगर तुमने CHCl3 और एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन किया, ठीक है, तो यहां पर ये याद रखना, तुम्हें आइसोसाइनो बेंजीन मिल जाएगा, ठीक है। और ये भी तुम्हारा फाउल स्मेल तो देगा ही देगा। तो ये तुम्हारा आइसोसाइनो बेंजीन बन गया, ठीक है, इस बात को मत भूलना, आइसोसाइनो बेंजीन, ठीक है। ये एक बात हो गई। और ये क्या है यहाँ पर, ये तुम्हारा प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है, ठीक है। तो ये रहा कार्बाइल अमाइन रिएक्शन जो यूज किया जाता है। इसके बाद में जब कंफर्मेटरी टेस्ट मतलब की बात ही मैं कर रहा हूं, तो एक और याद आ गया, क्या कहते हैं उसको, हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट भी देख ही लो फटाफट से। हिंसबर्ग टेस्ट में क्या करते हो, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यूज करते हो, और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड तुम्हारा क्या होता है, SO2Cl को उठाकर लगा दो बेंजीन रिंग पे, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड गिवन होगा। अब ये कैसा होगा, यहाँ पर मैंने क्या करा, सपोज ये प्राइमरी अमाइन उठा लिया एक, और ये बाय द वे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ बनेगा RNH2 प्राइमरी अमाइन, ठीक है,
और रिएक्शन इसका मैंने करा दिया S डबल बॉन्ड O और इधर आ गया भाई बेंजीन रिंग। ठीक है, अब इसका रिएक्शन अगर मैं करूंगा तो यहाँ से HCl उड़ा दो। ठीक है, और HCl उड़ाने के बाद में कुछ नहीं करना, यहाँ बन जाएगा ये RNH। ठीक है, S डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर भाई हमने लगा दिया बेंजीन रिंग को। ठीक है, ये मैंने लगा दिया बेंजीन रिंग को। तो ये जो तुम्हारे सामने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करके कंपाउंड बना है, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनता है। ठीक है, और जब इस प्रेसिपिटेट को तुम स्ट्रॉन्ग एल्कली मतलब स्ट्रॉन्ग बेस NaOH या KOH की प्रेजेंस में, मतलब इसमें ये हो जाता है सॉल्यूबल। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट तुम्हारा सॉल्यूबल हो जाएगा बेस में। ठीक है, और इससे कंफर्म हो जाता है कि यहां पर प्राइमरी अमाइन प्रेजेंट था। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसी को उठाया। ठीक है, ये मैंने RNHR मतलब सेकेंडरी अमाइन यूज किया और इसी से बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से अगर मैं रिएक्शन कर देता हूं, ठीक है, तो इस रिएक्शन से क्या होता है, यहाँ पर फिर से वही भाई तुम्हारा HCl बाहर निकाल दो, है ना, और HCl बाहर निकालने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, ये बनेगा RNRS डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये बेंजीन वाला पार्ट लिख दिया। ठीक है, ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं बना है यहाँ पर प्रेसिपिटेट। ठीक है, यहाँ अगर तुम NaOH या KOH जैसा कोई स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हो तो ये आ जाता है इनसॉल्यूबल इन एल्कली। ठीक है, ये भी सुन लो भाई, ये इनसॉल्यूबल इन एल्कली क्यों है, क्योंकि पहले वाले केस में था नाइट्रोजन पर एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट, लेकिन इस वाले केस में दो एल्काइल ग्रुप हैं, कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है जो बेस से रिएक्ट कर जाए। तो ये कंफर्म कर देता है कि यहाँ पर तुम्हारा पक्का सेकेंडरी अमाइन प्रेजेंट था। ठीक है, और इसके बाद में जो आखिरी रिएक्शन तुम्हारा आएगा टर्शरी के लिए, उसमें क्या है, ये रहा भाई RNR। ठीक है, और R टर्शरी अमाइन। ठीक है, और सामने रख दिया फिर से वही तुमने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब तुम इसका रिएक्शन करोगे तो भाई ये रिएक्शन यहाँ पर होगा ही नहीं क्योंकि HCl ही नहीं निकलेगा। तो टर्शरी के केस में नो रिएक्शन। ठीक है, टर्शरी अमाइन के केस में रिएक्शन ही नहीं होता। और एक बात मैंने बताई थी, फिर से याद कर लो। ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट में आजकल क्या बोलते हैं हम, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के बदले ये पैराटोलुइन यूज करने लग गए हैं। ठीक है, ये ठीक है, तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और मैंने उस टाइम पर भी बताया था कि ये कंपाउंड तुम्हारा बायोडिग्रेडेबल होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, ये एक बात हो गई, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक अगर क्लियर हो गया है तो बोलो ताकि मैं यहाँ से आगे बढ़ूं। ठीक है, तो होपफुली इतना सबको समझ में आ गया होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो यहां से मैं आगे जा रहा हूँ, ये तुम्हारा हिंसबर्ग भी खत्म हो गया। और हिंसबर्ग के बाद में एक इंपॉर्टेंट टेस्ट नहीं सॉरी नेम रिएक्शन जो बहुत पूछा जाता है वो है गैब्रियल थैलामाइड। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, लेकिन पहले यहाँ साइड में ये देख लो कि ये बनता कैसे है। ठीक है, थैलामाइड बनता कैसे है, मैंने उस टाइम पे भी बताया था। ठीक है, कि भाई अगर आप थैलामाइड की बात कर रहे हो तो कुछ नहीं करना, पहले तो थैलिक एसिड उठाओ। ठीक है, और अमोनिया के साथ रिएक्शन कर दो, यहां से NH3 उड़ा दो, यहां से NH3 उड़ा वाटर उड़ा दो, NH3 नहीं, और उसके बाद में जो बनेगा इसको हम कहते हैं थैलेट। ठीक है, ये कहलाता, अरे थैलेट नहीं, थैलामाइड, वेट, इसे हम कहते हैं थैलामाइड। ठीक है,
तो जो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है, उसकी शुरुआत यहीं से होती है और बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन है, ध्यान से देखना भाई, ठीक है। दिखने में बड़ा सा लगता है बट बड़ा छोटा सा प्यारा सा रिएक्शन है। तो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन क्या है, जरा इसको समझते हैं फटाफट। मैंने क्या करा, ये थैलामाइड लिया, ठीक है, और इसका रिएक्शन सी डबल बॉन्ड ओ NH जो मेरे पास गिवन है, मैंने इसका रिएक्शन करा दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, KOH से। जब KOH से रिएक्शन हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, वाटर रिमूव हो गया, ठीक है। और वाटर रिमूव होने के बाद में ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O, इधर जाकर लग गया तुम्हारा N माइनस और K पॉजिटिव, ठीक है, वाटर बाहर जा चुका है, ठीक है। H यहाँ से उड़ा दो, ठीक है, OH यहाँ से उड़ा दो, भाई ये बन गया। इतना करने के बाद क्या करते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड से, ठीक है। एल्काइल हैलाइड टूटेगा प्लस माइनस में, और N नॉन मेटल नेगेटिव, K मेटल पॉजिटिव। तो जो जैसा हम करते आ रहे हैं बार बार, पूरे साल हमने कराया, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ दिया, ठीक है। और इतना करने के बाद में यहाँ पर ये तुम्हारा कुछ ऐसा C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, इधर एक और C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर क्या बोलते हैं N, और इस पर जाकर लग गया भाई R, और KX ऑब्वियसली बाहर निकल गया, ठीक है। इसके बाद में मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर ऐड करते हैं 2 मोल NaOH का। जब 2 मोल NaOH का यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो ये कुछ ऐसे टूट जाता है, NaO नेगेटिव और H प्लस। और ये जो हमारा क्या बोलते हैं कार्बन है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होती है। तो यहाँ क्या होगा, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन करा, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन करा। तो बताना जरा क्या बनेगा यहाँ पर। एक तो ऐसा कुछ बनेगा थैलामाइड वाला पार्ट C, पहले तो बेंजीन रिंग बना ली, ठीक है, यहाँ पर कार्बन पर डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, कार्बन पर डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ठीक है, ये बात समझ में आती है। और इधर नाइट्रोजन R नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि इसके 2 मोल हैं तो 2 NaO नेगेटिव बनेंगे, क्योंकि इसके 2 मोल हैं तो 2 H प्लस बनेंगे। अब मेरे पास इधर 2 प्लस और 2 माइनस है, तो अगर मैं यहाँ से 2 प्लस हटाकर इस पर ONA लगा दूं और इस पर ONA लगा दूं तो कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर ये नेगेटिव हटाकर 2 हाइड्रोजन लगा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तुम्हारा बन गया यहाँ पर प्राइमरी अमाइन, जो तुम्हारा इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है। अब इस रिएक्शन में एक क्या बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जरा उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन ये बनता है कि भाई ये जो रिएक्शन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, ठीक है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन जो होता है कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, ठीक है। और रीजन क्या है, क्योंकि जो तुम्हारे हेलोबेंजीन्स होते हैं डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है जरा ये भी समझ लो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों शो नहीं करते, कैसे नहीं करते। देखो भाई, अगर तुम्हें यहाँ पर एरोमेटिक अमाइन चाहिए, NH2 बनाना है, मतलब एनिलिन बनाना है, तो ये जो स्टेप यहाँ पर पड़ा है कि भाई यहाँ आपने C डबल बॉन्ड O लगा रखा है, इधर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे पोटेशियम है, ठीक है, और पोटेशियम है, तो यहाँ पर RX आपने यूज करा था। लेकिन इस बार अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए कि भाई आपको बेंजीन रिंग बनाना है, NH2 बनाना है, तो भाई आपको यहाँ पर R की जगह पर बेंजीन लगाना पड़ेगा। बात समझ में आती है। और फिर क्या होगा, N जाकर बेंजीन से जुड़े और K जाकर क्या बोलते हैं X से जुड़े, और तब भाई क्या बोलते हैं कुछ ऐसा कंपाउंड यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए कि ये इधर आ गया, ये बन गया C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ आ गया C डबल बॉन्ड O, और नाइट्रोजन पे जाकर बेंजीन रिंग लग गया। मतलब नाइट्रोजन ने क्या करा, यहाँ पर X को हटाया और N को जोड़ लिया, ठीक है।
तो बेसिकली ये जो यहाँ पर CX बॉन्ड है कार्बन और हेलोजन के बीच का, ये टूट गया। बट प्रॉब्लम क्या है कि इस बॉन्ड पर है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से इस बॉन्ड का डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं है। तो ये जो रिएक्शन मैंने ऊपर लिखा है ना तुम्हारे सामने, ये रिएक्शन होता ही नहीं है। और अगर ये रिएक्शन होगा नहीं तो नाइट्रोजन पे बेंजीन रिंग नहीं लगेगी, और अगर नाइट्रोजन पे बेंजीन रिंग नहीं लगेगी तो बताना जरा अगले स्टेप में 2 मोल NaOH ऐड करके क्या कुछ ऐसा एनिलिन जैसा बनेगा? आंसर है मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, समझ रहे हो? जहां पर पहले R लगा था वहां पर अब मैंने क्या करा, बेंजीन रिंग को लगा दिया। तो ये जो रिएक्शन मैं तुम्हारे सामने लिखता जा रहा हूं ना, पूरा करता जा रहा हूं, ये रिएक्शन होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपने अगर यहाँ पर हेलो बेंजीन यूज किया, क्लोरो ब्रोमो आइडो कोई सा भी, वो इस रिएक्शन में जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो रिएक्शन ये पॉसिबल नहीं हो सकता। सो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। और रीजन साफ साफ लिखा है, क्योंकि हेलो बेंजीन तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता। ठीक है, ये एक बात हो गई। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट भी खत्म हुआ, गैब्रियल थैलामाइड। अब इसके बाद में 13 चैप्टर का कोई नेम रिएक्शन जो मैं भूल रहा हूं, वैसे तो सारे ही बता दिए, 13 का कोई नेम रिएक्शन छोड़ा तो नहीं है। हाँ, बस एक वो देख लो, क्या बोलते हैं जो हम हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन भी देख लो भाई, ये तो और भी सिंपल रिएक्शन है इनफैक्ट। इसमें क्या होता है, C डबल बॉन्ड को गायब कर दो, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन बहुत ही अच्छा रिएक्शन है, ठीक है, काम आएगा बहुत क्वेश्चंस में। तो अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट करता है, अमाइड गिवन होगा, वो भी कौन सा, प्राइमरी अमाइड, और क्या करेगा, उसको उठाकर अमाइन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना? तो जैसे कोई कंपाउंड लिखा है यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O और यहाँ लिखा हुआ है NH2, ठीक है, और आपने क्या करा, आपने यहाँ पर NaOH प्लस Br2 ऐड कर दिया। मैंने उस टाइम पर भी बताई थी आपको ये बात। या फिर आपने NaOBr देख लिया, ठीक है, या फिर आपने KOH प्लस Br2 ऐड कर दिया, या फिर आपने यहाँ पर क्या करा भाई, KOBr देख लिया, ठीक है, KOBr। हर सूरत में, मतलब इन चारों में से कुछ भी यूज करो, यहां से बस एक कार्बोनिल उड़ा दो और कार्बोनिल उड़ाकर R और NH2 को जोड़ दो, तो लो भाई प्राइमरी अमाइड से प्राइमरी अमाइन बन गया। ये तुम्हारा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, होपफुली ये बात समझ में आ रही होगी। जैसे कुछ एग्जांपल देख लो इसके, ये देख लो, बेंजामाइड मेरे पास गिवन है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, और मैंने क्या करा, इस बेंजामाइड का रिएक्शन कर दिया इनमें से किसी से भी, ऊपर जो भी लिखा हुआ है कुछ भी उठा के लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड उड़ जाएगा और यहाँ पर सीधा सीधा जाकर ये NH2 बेंजीन रिंग पर अटैच हो जाएगा, तो एनिलिन बन गया बेंजामाइड से। ठीक है, ये एक और बात हो गई। अब इसके बाद में वैसे तो कुछ प्रिपरेशन रिएक्शन है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, वो याद आ गया अचानक से, कि जब तुम एनिलिन का रिएक्शन करते हो, क्या बोलते हैं यहाँ पर, नाइट्रिक एसिड के साथ में, ठीक है, HNO3 के साथ में जब रिएक्शन करते हो, मतलब इसका नाइट्रेशन करते हो, तो ये क्या करता है भाई आपको, ये क्योंकि एनिलिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं, ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है, ऑर्थो नाइट्रो, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं, पैरा प्रोडक्ट बनता है। ये भी बात हमारी हुई थी, बात तो कह रहे सारी हो चुकी है, ठीक है, ये बनता है। और फिर क्या बोलते हैं, तुम्हारा यहाँ पर एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी बनता है, और मेटा के अलावा एक टेरी प्रोडक्ट बनता है, लेकिन टेरी प्रोडक्ट की बात आज मैं कर नहीं रहा, वो तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेना। ठीक है, ये बनता है। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो भाई ऑर्थो पैरा बनेंगे, समझ में आता है, लेकिन मेटा कहाँ से कूद पड़ा। ठीक है, और कूदा तो कूदा, ऐसा कूदा कि भाई लगभग 50% बन गया। पैरा बनता है 51% और ऑर्थो का तो क्या बोलता है, नामो निशान मिट सा गया, सिर्फ 2%। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपका एनिलिन है, ठीक है, वो एसिड की प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में क्या करता है, जब H+ उसके सामने पड़ता है
तो H+ को अपना लोन पेयर देकर यहां बनाता है एनिलीनियम आयन, एंड दिस एनिलीनियम आयन इज बेसिकली मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा यहाँ पर एनिलीनियम आयन बना है, ठीक है, ये एनिलीनियम आयन क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, और इसकी फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है, हमारे पास नाइट्रो केस में हमें 47% का ये मेटा नाइट्रो एनिलिन मिलता है। ठीक है, तो होपफुली ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई है तो बस अभी के लिए इतना ही है। ठीक है, अब अगली क्लास में मिलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और मजे करो। इज दिस ट्रू? ये क्या है? हाँ हाँ, ये तो सही है, ये थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था मैंने अभी। ये रिएक्शन क्या बोलते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही क्या बोलते हैं पढ़ाया था। प्रत्युष, प्रत्युष एक क्लास में है क्या? अगर है तो एक मिनट। हाँ, ये प्रत्युष क्लास में ही बात हुई थी इसकी, ये पॉसिबल है। एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन के बारे में बेटा मुझे जितना पता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ खास नहीं करना पड़ेगा, वैल्यू बेस्ड वगैरह ही आते हैं। ठीक है, तो वही आएंगे। तो बस मजे करो, अभी के लिए इतना ही है। अगली क्लास में जब मिलेंगे तो और इस चैप्टर का डिस्कशन करूंगा, और ऑर्गेनिक ही पढ़ाऊंगा अब तो सारा। सेकंड बुक खत्म करूंगा, पहले 13, देन 12, देन 11, देन 10, और उसके बाद में क्या बोलते हैं जो बचते जाएंगे वो खत्म होते जाएंगे। तो ठीक है, टाटा बाय बाय, अभी के लिए मिलते हैं अगली क्लास में।